अक्टूबर 2019 में जब से सुप्रीम कोर्ट का वो रूलिंग आया कि सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डिस्प्यूटेड एजीआर ड्यूज पे करने पड़ेंगे, डीओटी ने जो भी क्लेम्स डाले हैं वो सारे के सारे उनको पे करने पड़ेंगे, तब से भारती एयरटेल हो या टाटा टेली सर्विसेज हो या वोडाफोन आइडिया हो या बाकी जो भी बंद पड़े हुए कंपनीज भी हो, उन सब के लिए काफी बड़ा इशू है। लेकिन जो कंपनीज ऑलरेडी बंद पड़ चुके हैं उनके लिए तो ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जो कंपनीज चालू है उसमें ये दो ही कंपनीज है, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। भारती एयरटेल रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन में, ये सभी जानते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो है वोडाफोन आइडिया का, उनका अमाउंट भी सबसे बड़ा है, तकरीबन 53-54,000 करोड़ का फिगर है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी कही जाती है कि खास अच्छी नहीं है। अक्टूबर के बाद जब भी वोडाफोन आइडिया के बारे में न्यूज़पेपर्स में या बिजनेस चैनल्स पे कभी भी बात हुई है, डिस्कशन हुआ है, ये एक ही मसले पे ज्यादातर बात होती है कि ये एजीआर का ड्यूज वो कैसे पे करेंगे, पे कर पाएंगे या नहीं, अगर पे कर नहीं पाए तो क्या ये कंपनी बंद पड़ जाएगी। ये एक ही मसला डिस्कस होता रहता है, अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस शेयर करते रहते हैं। मैंने इसके पहले भी मैंने जो वीडियो वोडाफोन आइडिया पे बनाया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मैं रिलेटिवली काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वोडाफोन आइडिया ये इशू पार कर लेगा और अगले साल या आगे आने वाले सालों में सरवाइव कर लेगा। तो इसके बारे में मेरे कुछ ओपिनियंस या अभी मैं शेयर करने वाला हूँ कि वोडाफोन आइडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है, वो इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे या फेस करेंगे। इसके बारे में मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस अभी शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बार सुन लीजिए, हो सकता है आपको ये कुछ लॉजिकल लगे। एशिया ड्यूज के बारे में तीन सबसे बड़े सवाल जो मेरी नज़र में आते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला सवाल कि ये एशिया ड्यूज के फिगर्स इतने बड़े कैसे। दूसरा, एजीआर ड्यूज में कोई करेक्शन होने की संभावना है क्या, या इतने बड़े ड्यूज के जो फिगर्स दिए वो हो सकता है कम हो सकते हैं क्या। और तीसरा बड़ा सवाल, अगर ये 50,000 करोड़ से ज्यादा की रकम अगर वोडाफोन आइडिया को पे करनी ही है तो उनके सामने फंड्स के क्या क्या ऑप्शंस है, वो किस तरीके से उसका पेमेंट का प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं भी डिस्कस करूंगा। याद रखिए, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, ये ऐसा ही होगा आगे, इसकी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके आसपास का कुछ सॉल्यूशन निकले। पहला सवाल, एशिया ड्यूज सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के और स्पेशली वोडाफोन आइडिया के इतने बड़े कैसे आए। तो इस केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये केस बेसिकली था क्या कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो उनको उनके रेवेन्यू का एक पोर्शन लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज करके देना पड़ता है, जो पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना था कि हम लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो है वो अपने कोर ऑपरेशंस यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करके जो रेवेन्यू कमाते हैं उस पे करेंगे। और डीओटी का कहना था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का कहना था कि उनको लाइसेंस फी और एसयूसी जो है वो उनके पूरे रेवेन्यू पे देना चाहिए, ना कि सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू पे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए टेलीकॉम सर्विसेज के अलावा कुछ और छोटे मोटे इनकम होते थे, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो या फिर रेंटल इनकम हो या फिर कोई एसेट बेच के उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया हो, वो इनकम हो। तो ये सारे नॉन कोर इनकम्स थे जिसके ऊपर वो लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज नहीं देना चाहते थे, और डीओटी चाहता था कि उसके ऊपर भी वो कमाए। हो सकता है ये सारे फिगर जो है वो टोटल इनकम का 5% भी ना हो इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, लेकिन ये ओवर द 15 साल के पीरियड में ये काफी बड़े हो गए हैं। तो ये बहस उनकी 15 साल से चल रही थी, तकरीबन 2004 या 2005 से जो शुरू हुआ वो अभी 2019 अक्टूबर में आके खत्म हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका फाइनल हियरिंग दे दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इन 15 सालों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स का सिर्फ इतना ही कहना था कि डीओटी का क्लेम इनवैलिड है, यानी कि उनका क्लेम कि सारे रेवेन्यू पे लाइसेंस फी दे दो, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज दे दो, ये इनवैलिड है। उन्होंने कभी डीओटी के फिगर्स के बारे में कभी कंप्लेंट की ही नहीं, क्योंकि उनको काफी कॉन्फिडेंस था कि ये क्लेम इनवैलिड प्रूव होगा,
कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा मतलब उनके खिलाफ निर्णय दे दिया, और अभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सामने डीओटी ने जो भी फिगर्स रखे थे, यानी कि उनके काफी ओवर एस्टिमेटेड, मेरे हिसाब से काफी ओवर एस्टिमेटेड फिगर्स डीओटी ने उनके क्लेम्स में डाले थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया है उन्होंने उन फिगर्स के डिटेल्स नहीं जानने की कोशिश की। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि डीओटी ने जो भी क्लेम डाला है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भरना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो अभी इसमें कई सारी बातें या सवाल उठते हैं। अभी डीओटी इतने सालों से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डराने की कोशिश कर रहा था कि आप ये एक्स्ट्रा ड्यूज जो है वो भर दो, वरना ये पाइलअप होते रहेंगे। और मेरे हिसाब से कभी कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जनरली फिगर्स जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बोले जाते हैं ताकि वो सामने वाली पार्टी थोड़ी डर जाए और पे कर ले। लेकिन यहाँ पे ये केस 15 साल से चल रहा था, उसके ऊपर ड्यूज के ऊपर इंटरेस्ट भी पाइलअप हो गया, 15 साल का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 15 साल से इंटरेस्ट भी पाइलअप हो गया। फिर डीले, पेमेंट में डीले होने की वजह से पेनल्टीज जो भी एग्रीमेंट में लिखे थे वो पेनल्टीज भी पाइलअप हो गए, और उन पेनल्टीज को भी इतने सालों से पे नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर भी फिर से इंटरेस्ट चढ़ गया। तो ये सब मिला के ये जो फिगर्स है वो है, मतलब इन बड़े बड़े जो आंकड़े जो अभी डीओटी ने क्लेम किए हैं उनमें ये 3-4 चीजें हैं। मेन उनका डिस्प्यूटेड फिगर रिलेटिवली छोटा है, उसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, और पेनल्टीज पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वही तकरीबन 70% ऑफ द अमाउंट है। एयरटेल का हो या वोडाफोन आइडिया का हो, इन दोनों के केस में तकरीबन 70% फिगर तो सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी और पेनल्टी के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है। अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि डीओटी ने जो फिगर्स क्लेम किए हैं उसमें काफी हद तक एरर्स है, क्योंकि डीओटी ने एक तरफा कैलकुलेशंस किए, उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कभी इसके बारे में बात भी नहीं की, ना ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने उसकी तरफ ध्यान दिया था। उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद डीओटी ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सेल्फ एसेस ड्यूज के फिगर्स प्रोड्यूस करने को कहा, तब जाके इन कंपनीज ने अपने कैलकुलेशंस किए, और उन्होंने जो फिगर्स सामने रखे वो देखे गए तो डीओटी के फिगर्स के मुकाबले सिर्फ 40% थे, 40%, यानी कि आधे से भी कम थे। तो ये फिगर्स हो सकता है कि एक्यूरेट फिगर्स यानी कि करेक्ट फिगर्स के नजदीक हो, और डीओटी के फिगर्स बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस फिगर को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी फिगर्स हमने बोला था पहले रूलिंग में, जो भी डीओटी के क्लेम्स थे वो ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भरने पड़ेंगे, ये सेल्फ एसेस्ड वगैरह ड्यूज या सेल्फ एसेस्ड फिगर्स को हम नहीं मानते। ये सब सरप्राइजिंग बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है। अब दूसरे सवाल पे ध्यान देते हैं कि क्या ये एजीआर के जो फिगर्स डीओटी ने जो क्लेम किए हैं इसमें कोई करेक्शन या रिड्यूस होने की कोई संभावना है क्या। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है, इनकार कर दिया है सेल्फ एसेस ड्यूज को के फिगर्स को देखने के लिए भी। उन्होंने बहुत बुरी तरह से खारिज कर दिया वो असेसमेंट। सरप्राइजिंग ये बात है कि इस वक्त एक्चुअली डीओटी भी राजी था कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बैठ के सेल्फ असेसमेंट के जो उनके कैलकुलेशंस है वो वेरीफाई करे, और वो अगर सही निकले तो डीओटी भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनको पूरी तरह से इनकार कर दिया है, और जो ओरिजिनल क्लेम्स थे वही फिगर्स वो मानने को तैयार है, और वही फिगर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भरने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। अभी ये सब होने के बाद सवाल तो यही है कि आगे क्या होगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि 6 महीना, साल भर बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और डीओटी मिल के फिर से ये कैलकुलेट करेंगे कि ये डिस्प्यूटेड एजीआर के जो फिगर्स है वो बैठ के सर्कल टू सर्कल पूरा फिर से कैलकुलेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हो सकता है कि शुरू होने के बाद 6 महीना या 1 साल का पीरियड लगे, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होगा, क्योंकि आंकड़ों में काफी बड़ा वेरिएशन है।
अभी एयरटेल का जो डीओटी का क्लेम था एयरटेल के अगेंस्ट, वो तकरीबन 35,000 करोड़ का था, और एयरटेल का सेल्फ असेस्ड फिगर जो था वो तकरीबन 13,000 करोड़, यानी कि 40% से भी थोड़ा सा कम आया। वोडाफोन आइडिया के केस में भी डीओटी का क्लेम तकरीबन 54,000 करोड़ का है, और वोडाफोन आइडिया का सेल्फ असेस्ड फिगर जो है वो तकरीबन 21,000 करोड़ का है। यहाँ पे भी वो 40% के नजदीक है। तो काफी बड़ा वेरिएशन है, और इतना बड़ा वेरिएशन या इतना बड़ा एरर इन कैलकुलेशन अगर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट हो, रेगुलेटर हो या कोई कंपनी हो, वो ऐसे एरर वाले फिगर्स को मानेगी और इतने बड़े बड़े रॉन्ग फिगर्स वो पे करेगी। सो थोड़ा वक्त देने के बाद हो सकता है डीओटी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलके इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी जो कैलकुलेट होंगे नए फिगर्स, उसके बारे में मैं एक छोटा सा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल का जो टोटल रेवेन्यू था कंपनी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जो डिस्प्यूटेड फिगर है वो 1% ऑफ द रेवेन्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, 1% से भी काफी कम होने वाला है। तो पिछले 15 साल का अगर रेवेन्यू टोटल करे तो उसका 1% का फिगर, इतने बड़े बड़े फिगर्स तो नहीं आने वाले कि जो डीओटी ने क्लेम किए हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टीज के ऊपर इंटरेस्ट, ये सब मिला के भी टोटल जो है वो रेवेन्यू का 33% से ज्यादा नहीं होगा, 3% से काफी अंदर ही आएगा। तो पिछले 15 साल के रेवेन्यूज के फिगर्स को देखेंगे तो मेरे हिसाब से उनके जो टोटल कैलकुलेशंस आएंगे वो इन कंपनीज के सेल्फ एसेस जो फिगर्स है उसके काफी नजदीक आने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन उसके काफी नजदीक आने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ देखते हैं। इस वक्त वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोडाफोन आइडिया को ही नहीं एयरटेल को भी पूछा गया है कि 50,000 करोड़ या जो भी क्लेम फिगर्स है डीओटी के, वो किस तरीके से उसको पे कर सकते हैं आने वाले 10, 15 या 20 सालों में। उसका कुछ पेमेंट का प्लान बताइए, और सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं उसके बारे में बताइए। अब सिक्योरिटी का एंगल तो कंपनीज के अपने अपने लीगल टीम्स देख लेंगे। पेमेंट के ऑप्शंस उनके भी फाइनेंस टीम्स उसके ऊपर काम कर ही रहे होंगे। तो मैंने कुछ रफ कैलकुलेशंस अपनी तरफ से किए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो 50,000 वोडाफोन आइडिया को तकरीबन 54,000 करोड़ के ड्यूज भरने हैं। उसमें से उन्होंने ऑलरेडी जनवरी के महीने तक 7,000 करोड़, अराउंड 6,800 ऑड करोड़ उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो बचा हुआ बैलेंस फिगर है 47,000 करोड़। अभी जब वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर इसका मर्जर हुआ, तो उस टाइम उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया था, उस एग्रीमेंट में उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया था कि वोडाफोन के अगर पुराने ड्यूज, कोई भी पुराने ड्यूज अगर आइडिया सेल्युलर से ज्यादा आते हैं तो उसमें वो पे करेंगे, लेकिन एक अपर लिमिट डाल दी थी 8,500 करोड़ की। तो ये अपर लिमिट वो वोडाफोन देने को तैयार है अगर उनके ड्यूज और आइडिया सेल्युलर के पुराने ड्यूज, यानी कि मर्जर से पहले के अगर ड्यूज, अभी इस मामले में तो ये मर्जर के पहले के ही ज्यादातर ड्यूज है, तो उसमें अगर डिफरेंस आता है काफी हद तक, और वो अगर 8,500 करोड़ तक का है, तो वो वोडाफोन पीएलसी यानी कि वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी है वो पे करने को तैयार है, या एग्रीमेंट के हिसाब से वो पे करेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये डिफरेंस 8,500 करोड़ तो कम से कम आएगा, और वोडाफोन वो 8,500 करोड़ पे करेगी। तो वो 8,500 करोड़ आ गए, तो बैलेंस अभी बचता है तकरीबन 39,000 करोड़। तो अभी इन 39,000 करोड़ के लिए नेक्स्ट ऑप्शन उनके पास क्या है? तो ऑलरेडी चर्चा में आया है कि वोडाफोन आइडिया का जो इंडस टावर्स मतलब जो टावर कंपनी में वोडाफोन, आइडिया सेल्युलर और एयरटेल इन तीनों का कोलैबोरेशन था, जॉइंट वेंचर था, उस इंडस टावर्स में जो आइडिया सेल्युलर का स्टेक था वो अब वोडाफोन आइडिया के हिस्से में है। और अभी बहुत ही जल्द भारतीय इंफ्राटेल के साथ इंडस टावर्स का मर्जर होने वाला है। तो ये मर्जर होने के बाद वोडाफोन आइडिया अपना स्टेक बेचना चाहती है, और उनको तकरीबन 5 से 6,000 करोड़ उसका मिलने की उम्मीद है। तो अगर मान के चले कि ये 5 से 6,000 करोड़ भी वो इसमें लगा दे, तो अभी बैलेंस बचता है तकरीबन 33,000 करोड़, 33,000 करोड़। तो अभी इसके लिए उनको आने वाले 10-15 साल का अगर ड्यूरेशन में प्लान करना है, तो मेरे हिसाब से
उनको हर क्वार्टर के रेवेन्यू का एक छोटा सा पोर्शन इसके लिए बाजू में रखना पड़ेगा। अभी लॉन्गर टर्म में टेलीकॉम बिजनेसेस जो है वो तकरीबन 30-35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे चलते हैं। अब कई मामले में जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, एबिटा मार्जिन जो है वो 40% या 40% के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 30-35% के रेंज में ओवर अ लॉन्गर पीरियड, यानी कि 10-15 साल के पीरियड में ऑन एन एवरेज वोडाफोन आइडिया मैनेज कर पाएगा। तो उसमें से उस 30-35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उनको स्टार्टिंग में 4% भी सिर्फ वो बाजू में रखे इस ड्यूज के लिए। ओके, 4% पहले 3 साल के लिए, फिर अगले 3 साल के लिए उन्होंने 5% पे किया, फिर आने उसके बाद वाले सालों के लिए 6% पे किया। यानी कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू इंप्रूव होगा, प्रॉफिट इंप्रूव होगा, वैसे वैसे वो थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन बाजू में रख पाएगी इन ड्यूज को पे करने के लिए। तो पहले 3 साल 4%, अगले 3 साल 5%, और उसके बाद जब तक ये पूरा पे नहीं हो जाता तब तक 6%। तो मैंने उस हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस किए अपने। मैंने ये मान के चला कि कंपनी का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है वो हर साल ऑन एन एवरेज 5% से ग्रो होता गया। तो अगले 15 साल में मैंने कैलकुलेशंस किए और देखा कि ये जो फिगर, बैलेंस फिगर है 33,000 करोड़ का, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 8% का इंटरेस्ट भी कहा है, वो भी मैंने कैलकुलेशन में ले लिया था। तो ये पूरा पेमेंट जो है वो 13 साल में खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से अगर उन्होंने रीपेमेंट किया तो 4% 3 साल, फिर 5% 3 साल, और फिर बचे हुए सालों के लिए 6% ऑफ द रेवेन्यू, ये अगर उन्होंने बाजू में रखा तो 13 साल में ये पूरा पेमेंट इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस या एस्टिमेट जो है वो मैंने अपने अंदाजे से आपके सामने रखे हैं। मैंने जो भी सोचा था इसके बारे में वो मैंने थोड़े थॉट्स आपके सामने शेयर किए हैं। हो सकता है वोडाफोन आइडिया कुछ इसी तरीके का सॉल्यूशन निकाले या थोड़ा और भी बेटर सॉल्यूशन निकाले। आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि वोडाफोन आइडिया ये एजीआर ड्यूज का पेमेंट का जो किस्सा है वो आराम से सरवाइव कर पाएगा। आराम से ना सही, लेकिन सरवाइव जरूर कर पाएगा और आगे चलता रहेगा।